प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उपागम, खेल दृष्टिकोण या खेल उपागम। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने के लिए विद्वानों ने खेल सिद्धांत दिया है, गेम थ्योरी। खेल सिद्धांत के ऊपर मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज खेल सिद्धांत के ऊपर दूसरा लेक्चर चलेगा। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, खेलों के प्रकार और प्रतिमान। अर्थात आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल सिद्धांत के अंतर्गत खेलों के प्रकार और खेल के जो प्रतिमान या मॉडल हैं, 4 मॉडल विशेषकर हैं, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को समझने का प्रयास किया जाता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो होगा खेलों के प्रकार और प्रतिमान, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। हालांकि मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि खेल सिद्धांत का प्रयोग राष्ट्रीय राजनीति में भी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जिस प्रकार से सामान्य खेल होते हैं, जैसे शतरंज का खेल है, क्रिकेट वॉलीबॉल का खेल है, इन खेलों के अंतर्गत वास्तविक रूप में ये पहली बात आती है कि इसमें 2 टीमें तो होंगी। मतलब वास्तविक रूप में जो खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उनकी 2 टीमें होंगी। उन 2 टीमों के अंतर्गत प्रत्येक टीम के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि विजेता मैं बनूं, दोनों टीमों के द्वारा ही। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए अनेकों उपागम दिए गए थे। जैसे परंपरावादी दृष्टिकोण मैंने आपको समझा दिया है, यथार्थवादी दृष्टिकोण मैंने समझा दिया है, नव यथार्थवादी दृष्टिकोण ही मैंने समझा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपागम ही मैंने समझा दिया है, और विभिन्न प्रकार के अनेकों उपागम दिए गए हैं। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो संघर्ष होते हैं, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जो 2 राष्ट्र राज्यों में प्रतिद्वंदिता होती है, उसको समझने के लिए ऐसा कोई उपागम या सिद्धांत नहीं दिया गया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को समझने के लिए ये जरूरी था कि एक ऐसे सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाए जिससे कि संघर्षों को समझा जा सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संघर्षों को, प्रतिद्वंदिताओं को समझने के लिए खेल सिद्धांत दिया गया। खेल सिद्धांत कब दिया गया? किसी विद्वान के द्वारा दिया गया? क्या खेल सिद्धांत कब दिया गया? किसी विद्वान के द्वारा दिया गया? ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दी हैं, यहाँ उन्हें दोहराने की कतई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि खेल सिद्धांत का निर्णय निर्माण सिद्धांत और संचार सिद्धांत से घनिष्ठ संबंध है। क्यों? क्योंकि निर्णय निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत भी अनेक विकल्पों में से एक का चयन किया जाता है, और चयन उसी का किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। और खेल सिद्धांत में भी भले ही सामान्य खेल हो जिसमें 2 टीमें होती हैं, तो उनके द्वारा ही वास्तविक रूप में दूसरी जो टीम होती है उस टीम की चालबाजियों को देख करके अपनी चाल निर्धारित की जाती है, निश्चित की जाती है। ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी कौन होते हैं? राष्ट्र राज्य होते हैं। तो राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही प्रयास करते हैं। अतः एक राष्ट्र राज्य दूसरे राष्ट्र राज्य की चालबाजियों को देख करके अपनी चाल निर्धारित करता है जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। भाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो अभिनेता होता है, जो एक्टर होता है, जो कार्यकर्ता होता है, जो इकाई होता है, वो राष्ट्र राज्य होता है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, भारत अमेरिका। तो भारत वास्तविक रूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या है? अभिनेता है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता है। क्या है? अभिनेता है, प्राथमिक अभिनेता है, कार्यकर्ता है, इकाई है। तो वास्तविक रूप में ये भारत और अमेरिका राष्ट्र राज्य हो गए, तो ये एक प्रकार से खिलाड़ी हो गए। क्या हो गए? खिलाड़ी हो गए। और इन खिलाड़ियों का जो संघर्ष होगा किस बात को लेकर होगा? राष्ट्रीय हित को लेकर ही होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय हित है। तो सभी राष्ट्र राज्य
भले ही कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का ही तो प्रयास करता है। और इसी ही बात को समझने का प्रयास खेल सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसा मैंने लास्ट में नोट भी किया है, कि खेल सिद्धांत का निर्माण करने वाले मुख्यतः इन्हीं मॉडलों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि यहाँ जो 4 मॉडल मैं आपको समझाऊंगा, इनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को इन 4 मॉडलों या प्रतिमानों के आधार पर समझा जा सकता है। ये बात इस खेल सिद्धांत के माध्यम से कही जा रही है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर कह रहा हूं कि खेल सिद्धांत या खेल उपागम देने का मुख्य कारण ये है कि इससे पहले कितने ही उपागम दे दिए गए थे, लेकिन उससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्षों को, प्रतिद्वंदिताओं को, द्वंद्वों को नहीं समझा जा रहा था। इसलिए खेल सिद्धांत का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किया गया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को, अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्वों को, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिताओं को समझा जा सके। ठीक है बेटा, तो आज खेलों के प्रकार और प्रतिमान ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 23 पार्ट नंबर 2। जैसा कि कुछ विद्यार्थियों ने कहा है कि सर आप जब जैसे लेक्चर नंबर 23 है तो 23 लेक्चर नंबर आते ही उसको पार्ट ना बनाएं, अगला जो लेक्चर होगा उसको पार्ट बनाइएगा। तो अगला जो टॉपिक होगा, जैसे खेल सिद्धांत के बाद में हम जो भी सिद्धांत उपागम लेंगे तो उसमें हम इसी तरीके से अपलोड कर दिया करेंगे। आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान दें बेटा। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ डायग्राम बनाया भारत अमेरिका। मतलब जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खेल सिद्धांत के माध्यम से समझें तो किस प्रकार से समझे, क्या तो किस प्रकार से समझे। तो भारत अमेरिका ये खिलाड़ी हो गई, और भारत और अमेरिका क्या है, राष्ट्र राज्य हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता, एक्टर होता है, कार्यकर्ता होता है, कौन होता है, राष्ट्र राज्य ही होता है। तो भारत राष्ट्र राज्य, अमेरिका राष्ट्र राज्य। आप चाहें तो भारत चीन कर सकते हैं, भारत रूस कर सकते हैं, भारत पाकिस्तान कर सकते हैं, भले कोई भी क्यों ना हो। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे भारत खिलाड़ी है, अमेरिका खिलाड़ी है। भाई भारत और अमेरिका वास्तविक रूप में जब आपसी संबंधों की बात आती है तो भारत अपनी विदेश नीति तय करेगा, अमेरिका अपनी विदेश नीति तय करेगा। भारत को अमेरिका के साथ कैसी संधियां समझौते करने, अमेरिका को भारत के साथ कैसी संधि समझौते करने, दोनों ही राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेंगे। इसलिए वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है वो राष्ट्र राज्य होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है, राष्ट्रीय हित होता है। और इसी के साथ में जो साध्य और साधन होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, वो शक्ति होता है। अतः सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी अपनी शक्ति में वृद्धि का प्रयास करते हैं। इसलिए जो शक्ति होती है वो साध्य और साधन दोनों होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति होती है, साध्य और साधन दोनों होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ये बात आप पूर्ण रूप में समझना चाहते हैं तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति समझा रखी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया, वहाँ पर ये सब बातें समझा दी है। देखिएगा बेटा, भारत एक खिलाड़ी है, अर्थात भारत एक राष्ट्र राज्य है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता राष्ट्र राज्य होता है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य होता है राष्ट्रीय हित। तो वास्तविक रूप में भारत जो कि राष्ट्र राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता भी है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक लक्ष्य होता है राष्ट्रीय हित। इसी प्रकार से अमेरिका राष्ट्र राज्य है, और इस राष्ट्र राज्य का जो लक्ष्य होगा वो राष्ट्रीय हित होगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता राष्ट्र राज्य है। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका खिलाड़ी हो गए। तो ये दोनों खिलाड़ी वास्तविक रूप में अपने अपनी विदेश नीति इस रूप में तय करेंगे जिससे कि इनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके। तो आपस में निश्चित रूप में इनमें तनाव होगा, मनमुटाव होगा, संघर्ष होगा, प्रतिद्वंदिता होगा, द्वंद्व होगा। तो इनको खेल सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि खेल सिद्धांत ये कहता है कि इसमें जो भी खिलाड़ी होते हैं, जो भी टीमें होती हैं, जैसे साधारण खेल है शतरंज का, तो इसमें 2 टीम होगी, टीम नंबर 1, टीम नंबर 2। तो इसके अंतर्गत दोनों टीमें ये प्रयास करेंगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो। दोनों टीमें ये प्रयास करेंगी। अब भारत भी ये चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर बल देना पड़ेगा, अमेरिका भी चाहेगा कि मेरे राष्ट्रीय हितों को नुकसान ना पहुँचे।
तो दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ये खेल सिद्धांत का कहना है। और साधारण खेल में भी आप देखेंगे, शतरंज का खेल है तो उसमें दो टीमें होती है, दोनों टीमें क्या चाहेंगी कि भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। टीम नंबर 1 भी यही चाहेगी, टीम नंबर 2 भी यही चाहेगी। इसी प्रकार से आप राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं खेल सिद्धांत के आधार पर। कैसे? जैसे मान लीजिएगा भारत के संदर्भ में लेते हैं हम, यहाँ भारत के संदर्भ में ले यहाँ, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जैसे राजनीतिक दल है बीजेपी है, क्या बीजेपी है, और इधर कांग्रेस होगा, क्या होगा, ये कांग्रेस होगा, राजनीतिक दल हो गए दोनों। अब बीजेपी ये चाहेगा कि सत्ता में हम जाएं, कांग्रेस ये चाहेगा सत्ता में हम जाएं, मतलब दोनों के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाएगा कि भाई मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। कांग्रेस चाहेगी मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो खेल सिद्धांत के माध्यम से इन बातों को समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि खेल सिद्धांत में विशेषकर संघर्षों को, प्रतिद्वंदिताओं को, द्वंद्वों को ही महत्व दिया जाता है और इसी के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसलिए खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है। ये मैं फिर कह रहा हूं कि खेल सिद्धांत का निर्णय निर्माण सिद्धांत और संचार सिद्धांत से घनिष्ठ संबंध है, जिसमें निर्णय निर्माण सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया है, संचार सिद्धांत अभी शेष है, इसको भी अपलोड कर दूंगा। चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो मैंने जैसे यहाँ लिख भी दिया है कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न उपागम दे दिए गए थे, परंतु इन विभिन्न उपागमों से, विभिन्न उपागम जैसे परंपरागत उपागम है, यथार्थवादी उपागम है, नव यथार्थवादी उपागम है, ये सारे मैंने अपलोड भी कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उपागम है। अब ये उपागम दे तो दिए गए थे कितने ही, लेकिन इनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्षों को नहीं समझा जा रहा था। अतः इस कमी को दूर करने के लिए खेल सिद्धांत का प्रयोग किया गया, या खेल उपागम का प्रयोग किया गया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्षों को समझा जा सके। तो आप नोट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न उपागम दे दिए गए थे, परंतु इनसे संघर्षों को, प्रतिद्वंदिताओं को नहीं समझा जा रहा था। इसलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ठीक से समझने के लिए खेल सिद्धांत दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम नंबर 1, खेलों के प्रकार। दो बातें होगी ना, खेल के प्रकार और प्रति मान लेंगे, क्योंकि हमें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को समझना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि खेलों के प्रकार कितने बताए हैं। यहाँ खेलों के 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, जीरो सम गेम्स। नोट करें बेटा, ये क्या है, अक्सर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी गलती करते हैं। मैं चाहता तो खेल सिद्धांत के ऊपर एक लेक्चर अपलोड कर देता, लेकिन मेरा मूल लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गंभीरता से, गहराई से, उसके अंतः स्थल में जा करके उसकी एक एक परत को उठा करके मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाना चाहता हूँ। क्या? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है बेटा। पहला है जीरो सम गेम्स। नोट करेंगे, पहला प्रकार क्या है, जीरो सम गेम्स। अब देखिएगा बेटा, इसमें क्या होता है कि इस गेम में, इसमें कुल खिलाड़ियों की हानियों का अर्थ दूसरे खिलाड़ियों का लाभ होता है। क्या? कि जीरो सम गेम के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो खिलाड़ी होते हैं, कुल खिलाड़ी जो होते हैं, उन खिलाड़ियों की हानियों का अर्थ दूसरे खिलाड़ियों का लाभ होता है। मतलब कुछ खिलाड़ियों को यदि हानि प्राप्त होती है तो इसका मतलब होता है दूसरे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिएगा, यहाँ पर हम भारत की तरफ कुछ राष्ट्र राज्य और मान लेंगे, अमेरिका की तरफ कुछ राष्ट्र राज्य और मान लेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुल खिलाड़ियों की हानियों का अर्थ दूसरे खिलाड़ियों का लाभ होता है। मतलब कुछ की हानि है तो दूसरे का लाभ है, दूसरे का लाभ है तो कुछ की हानि निश्चित है। इसको कहते हैं जीरो सम गेम्स, जीरो सम गेम्स। दूसरा है कांस्टेंट सम गेम्स। बेटा नोट करें, ये क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी इसका अभिप्राय ठीक से नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने विशेष प्रयास किया है यहाँ लगभग 4-5 राइटर की किताबों का प्रयोग करते हुए और अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना आए। दूसरा है बेटा कांस्टेंट सम गेम्स। नोट करें। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के खेल में कौन से प्रकार खेल में, कांस्टेंट सम गेम्स। इस प्रकार के खेल में किसी भी पक्ष को, जैसे भारत अमेरिका, शतरंज में 2 टीमें होगी,
टीम नंबर 1, टीम नंबर 2। या राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो 2 राजनीतिक दल हो गए, जैसे भारत के संदर्भ में तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, है ना। किस मतलब कहीं पर भी किसी भी संदर्भ में आप जो है खेल सिद्धांत के माध्यम से राजनीति को समझ सकते हैं। केवल जरूरी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इससे समझा जाए, नो 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 नो, राष्ट्रीय राजनीति को भी आप खेल सिद्धांत के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि मैं जब राजनीतिक सिद्धांत समझाऊंगा तो उस समय खेल सिद्धांत अलग से भी वहां पर आपको समझाया जाएगा राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। यहाँ तो हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है। बेटा इस प्रकार के खेल में किसी भी पक्ष को लाभ या किसी भी पक्ष को लाभ दूसरे की कीमत पर नहीं मिलता। ध्यान दें बेटा, मतलब इस प्रकार के खेल में, इसमें कांस्टेंट सम गेम्स में, इस प्रकार के खेल में किसी भी पक्ष को लाभ, जैसे भारत को लाभ मिल रहा है मान लीजिएगा, किसी भी पक्ष को लाभ किसी दूसरे की कीमत पर नहीं मिलता है। मतलब भारत को कोई लाभ मिल रहा है तो अमेरिका की कीमत पर या इसकी हानि पर नहीं मिल रहा है, दूसरे की कीमत पर नहीं मिलता है, बल्कि इसमें बाजार की कल्पना की जाती है, मार्केट की, जिसमें कुछ सामान एक निश्चित संख्या व कीमत में बिकता है। क्या यहाँ एक बाजार की कल्पना के आधार पर इसको समझाया गया है कि जैसे एक मार्केट है तो मार्केट में क्या होता है, जिसमें कुछ सामान एक निश्चित संख्या व कीमत में बिकता है, और फिर यहाँ जो प्रतिद्वंदी होते हैं, प्रतिद्वंदी को जो लाभ मिलेगा वह किसी पक्ष को हानि देकर प्राप्त नहीं होता, सभी को समान लाभ मिलेगा। मतलब यहाँ मूल बात यह है कि एक का लाभ दूसरे की हानि नहीं है, बल्कि यहाँ वास्तविक रूप में बाजार का नियम यहाँ लागू होगा, और जिसमें कुछ सामान एक निश्चित संख्या व कीमत में बिकता है, और जो प्रतिद्वंदी होते हैं जैसे भारत और अमेरिका है, या जो ये शतरंज की टीम है, या फिर जो है राजनीतिक दल है बीजेपी और कांग्रेस, तो इसमें क्या होता है कि प्रतिद्वंदी को जो लाभ मिलेगा वह किसी पक्ष को हानि देकर प्राप्त नहीं होता, सभी को समान लाभ मिलेगा। ये दूसरा होगा। तीसरा क्या है बेटा, नॉन जीरो गेम्स। अब ध्यान देंगे, नॉन जीरो गेम्स, यहाँ तो है जीरो सम गेम्स, ये है नॉन जीरो सम गेम्स। इसमें क्या होता है तीसरे में कि दोनों खेलों के बीच, अब बेटा ध्यान दे, दोनों खेलों के बीच, मतलब जीरो सम गेम्स और कांस्टेंट सम गेम्स, ये दोनों खेलों के बीच की स्थिति में आता है। ये दोनों खेलों के बीच की स्थिति है, ये मतलब नॉन जीरो सम गेम्स है जो ये दोनों खेलों के बीच की स्थिति है, अर्थात ये नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों गेमों के जो प्रकार है, ये दोनों खेल के जो प्रकार है, इन खेलों के बीच की स्थिति क्या है, नॉन जीरो गेम्स। दोनों खेलों के बीच की स्थिति है ये, यहाँ आप नोट करेंगे, दोनों खेलों का मतलब जीरो सम गेम्स और कांस्टेंट सम गेम्स, दोनों खेलों के बीच की स्थिति है। इसमें खेलों के विभिन्न पक्षों के बीच, खेलों के विभिन्न पक्षों के बीच, खेलों के विभिन्न पक्षों के बीच, भारत इधर भी कितने पक्ष हो सकते हैं, अमेरिका इधर भी कितने पक्ष हो सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे आप दोनों खेलों के बीच की स्थिति। इसमें खेलों के विभिन्न पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा भी रह सकती है और सहयोग भी, मतलब यह वास्तविक रूप में जो विभिन्न पक्ष होते हैं उनमें प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है और सहयोग भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए इसको इन दोनों ही प्रकारों के बीच की स्थिति माना गया है। ये हो गए खेल के 3 प्रकार जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत माने जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीरो सम गेम्स, कांस्टेंट सम गेम्स और नॉन जीरो गेम्स। इसकी व्याख्या मैंने आगे नोट भी कर दी है और समझा भी दिया है। चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, खेल प्रतिमान की चर्चा करते हैं। चूंकि हमने आज के लेक्चर में 2 पार्ट लिए हैं, पार्ट नंबर 1 यस खेलों के प्रकार, और इसका दूसरा क्या है, खेल प्रतिमान, गेम मॉडल। ठीक है बेटा, तो खेलों के प्रतिमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खिलाड़ियों के बीच खेल के रूप में विश्लेषण करने के लिए 4 प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें बेटा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, चूंकि हमारा जो मूल विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष समझा रहा हूं मैं अभी आपको। सैद्धांतिक पक्ष समझाने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष समझाऊंगा, जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की संज्ञा दी जाती है। ठीक है बेटा, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खिलाड़ियों के बीच, ये खिलाड़ी हो गए भारत अमेरिका, खिलाड़ी हो गए राष्ट्र राज्य, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खिलाड़ियों के बीच खेल के रूप में विश्लेषण करने के लिए
4 प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इन 4 प्रतिमानों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। किसके आधार पर? इन 4 मॉडलों के आधार पर, 4 प्रतिमानों के आधार पर। मैंने यहाँ पर ये चारों मॉडल नोट कर दिए हैं। नंबर 1, जीरो सम टू पर्सन गेम। बेटा नोट करें, जीरो सम टू पर्सन गेम, ये नाम दिया गया इसको, जीरो सम टू पर्सन गेम। इसमें क्या होता है? इस मॉडल में इसमें मतलब जीरो सम टू पर्सन गेम मैंने लिखा ना, इसमें आप पूरा लिख लेंगे, जीरो सम टू पर्सन गेम। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। बेटा समझना है इसको, इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। जैसे मान लीजिएगा भारत और अमेरिका, ठीक है बेटा, या भारत और चीन मान लेंगे, या भारत और पाकिस्तान मान लेंगे, या भारत और जापान मान लेंगे, जैसा आप समझना चाहें। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। या इधर आइएगा, जैसे मान लीजिएगा शतरंज में 2 टीमें होती हैं, ऐसे भी आप साधारण खेल को भी समझ सकते हैं इसके आधार पर। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, एक के लाभ से दूसरे की हानियां होती हैं। ध्यान दें, एक के लाभ से दूसरे की हानियां होती है। अगर भारत को लाभ हो रहा है तो अमेरिका को हानि हो रही है, या अमेरिका को लाभ हो रहा है तो भारत को हानि होगी। ये प्रतिमान ये कहता है क्या, कि इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं, एक के लाभ से दूसरे की हानियां होती हैं। यह खेल विरोधी दलों का खेल है। इसका स्वरूप प्रतिद्वंदी होता है। इसमें संचार, वाद विवाद, सौदेबाजी, इसके साथ में इकट्ठे लाभ तथा बचत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जीरो सम टू पर्सन गेम में क्या होता है? नंबर 1, इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं और एक के लाभ से दूसरे की हानियां होती हैं। ये 2 खिलाड़ी हो गए, भारत और अमेरिका। इसके बाद में ये खेल विरोधी दलों का खेल है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इधर भी शतरंज की टीम देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इधर आप राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे तो राजनीतिक दल की बात करेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं। तो यह खेल विरोधी दलों का खेल है। इसका स्वरूप प्रतिद्वंदी होता है और इसमें क्या होता है? संचार, वाद विवाद, सौदेबाजी, इकट्ठे लाभ तथा बचत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका पहला मॉडल हो गया। दूसरा है बेटा नॉन जीरो सम टू पर्सन गेम। नाम नोट करेंगे, नॉन, ये तो जीरो हो गया, नॉन जीरो सम टू पर्सन गेम। बेटा थोड़ा डिफरेंस देखिएगा, ये तो है जीरो सम टू पर्सन गेम, ये है नॉन जीरो सम टू पर्सन गेम। ये जीरो सम टू पर्सन गेम है, ये नॉन जीरो सम टू पर्सन गेम है। मतलब इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं। मतलब इसमें 2 खिलाड़ी भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और खेल में भाग लेने वाले किसी तरीके से लाभों का बंटवारा करके हिस्सेदार बन सकते हैं। आवश्यक नहीं कि एक का लाभ दूसरे की हानि हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो क्या होता है, पहले वाले में तो एक का लाभ है तो दूसरे की हानि निश्चित है क्योंकि 2 ही खिलाड़ी होती है। लेकिन दूसरे प्रतिमान में कुछ जरूरी नहीं है कि एक का लाभ हो तो दूसरे की हानि हो। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए नोट करें, 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं। इसमें भारत, अमेरिका, चीन, ठीक है, जापान, मतलब इसमें जो है खिलाड़ियों की संख्या 2 भी हो सकती है और 2 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है बेटा। अब जैसे मान लीजिएगा मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात करूं तो भारत के अंतर्गत द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, तो डेफिनेटली यहाँ खिलाड़ियों की संख्या 2 से अधिक है। ठीक है बेटा। तो 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी होते हैं और खेल में भाग लेने वाले किसी तरीके से लाभों का बंटवारा करके हिस्सेदार बन सकते हैं। मतलब यहाँ ये लाभों का एक प्रकार से बंटवारा कर सकते हैं कि भाई आपको ये लाभ प्राप्त हो जाए, हमें ये लाभ प्राप्त हो जाए, हिस्सेदार बन सकते हैं। और आवश्यक नहीं कि एक का लाभ दूसरे की हानि हो। मतलब इस मॉडल में जरूरी नहीं है कि भाई एक का लाभ हो तो दूसरे की हानि हो। नहीं, यहाँ एक प्रकार से लाभों का बंटवारा किया जाता है। ये दूसरा मॉडल हो गया। ठीक है बेटा। तीसरा है जीरो सम एन पर्सन गेम। ध्यान दें बेटा, ये तीसरा मॉडल है, जीरो सम एन पर्सन गेम। आपसे एग्जाम में इसी रूप में पूछा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, खिलाड़ियों की संख्या 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक होगी। क्या कह रहा है मैं, यहाँ खिलाड़ियों की संख्या निश्चित रूप में 2 से अधिक होगी। यहाँ 2 भी हो सकती है और 2 से अधिक भी हो सकती है। दूसरे वाले में, पहले वाले में केवल 2 ही होते हैं, दूसरे वाले में 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। तीसरे वाले मॉडल में खिलाड़ियों की संख्या 2 से अधिक होगी, खिलाड़ियों की संख्या 2 से अधिक होती है। और इसमें क्या होता है कि जो क्षतिपूर्ति होती है, क्षतिपूर्ति में सब भागीदार होते हैं।
तथा अंतर क्रियाएं बहुमुखी होती हैं। मतलब यहाँ क्षतिपूर्ति का मतलब ये होता है कि सभी जो खिलाड़ी होते हैं वो अपना अपना लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, इसलिए क्षतिपूर्ति में सब भागीदार होते हैं तथा अंतः क्रियाएं बहुमुखी होती हैं। यहाँ पर जो अंतः क्रियाएं होती हैं वो बहुमुखी होती हैं, इसके अंतर्गत अनेकों खिलाड़ी होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब खिलाड़ियों की संख्या 2 से अधिक होती है, क्षतिपूर्ति में सब भागीदार होते हैं तथा अंतर क्रियाएं बहुमुखी होती हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को यदि खेल सिद्धांत के माध्यम से समझना है तो आप जीरो सम एंड पर्सन गेम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मतलब यहाँ खिलाड़ियों की संख्या 2 से अधिक होती है। इसके बाद में चौथा जो मॉडल है वो है नॉन जीरो। ये जीरो सम एंड पर्सन गेम हो गया, ये नॉन जीरो सम एंड पर्सन गेम हो गया। इसमें क्या होगा बेटा, 3 या 3 से अधिक खिलाड़ी होते हैं। 2 या 3 खिलाड़ियों के लिए दूसरे के विरुद्ध सहयोगी बनना संभव हो जाता है। ऐसा वे अपने साधनों को इकट्ठा करके तथा खेल के दौरान सामूहिक निर्णय लेकर कर सकते हैं। वे किसी संयुक्त सामंजस्य के आधार पर कार्य कर सकते हैं जो उनके विरोधियों की संख्या कम कर सकता है। ध्यान दे बेटा यहाँ पर, मतलब इस मॉडल में क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक खिलाड़ी होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और फिर क्या होता है, 2 या 3 खिलाड़ियों के लिए दूसरे के विरुद्ध 2 या 3 खिलाड़ियों के लिए दूसरे के विरुद्ध सहयोगी बनना संभव हो जाता है। दूसरे के लिए सहयोगी उनका बनना संभव हो जाता है और ऐसा वे अपने साधनों को इकट्ठा करके तथा खेल के दौरान सामूहिक निर्णय लेकर कर सकते हैं और वे किसी संयुक्त सामंजस्य के आधार पर कार्य कर सकते हैं जो उनके विरोधियों की संख्या कम कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों जो है अंतर्राज्यीय संगठन हैं, जिसको कि हम ये कह सकते हैं जैसे सार्क है, आसियान है, इसके आधार पर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा कई बार एक सम्मिलन, ये सम्मिलन को अंग्रेजी में लिखा है कॉलिशन, जिसको कि एक प्रकार से गठबंधन भी कहा जाता है ना, इसको गठबंधन भी कहा जाता है। एक प्रकार से इसको समूह की संज्ञा दी जा सकती है। कई बार एक सम्मिलन कोलिशन कई बार एक सम्मिलन का सदस्य किसी खेल के दूसरे खिलाड़ियों के साथ किसी निर्णय पर भी पहुंच सकता है तथा इस तरह वह अपनी जीत के अवसर को पूर्णतया निश्चित कर लेता है। मतलब इसमें जो ये चौथा प्रतिमान है, इसी में ये बात आएगी कि कई बार एक सम्मिलन, मतलब एक प्रकार से जो एक गठबंधन होता है, मैं ये कहूँगा जैसे सार्क आसियान है तो एक प्रकार से ये कोलिशन ही है, गठबंधन ही है। और आप देख सकते हैं जैसे नाटो है नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट का विघटन हो चुका है क्योंकि समाप्त हो गया है। ये समाप्त क्यों हो गया, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल नाटो का नाम ले सकते हैं, आज की स्थिति के अंतर्गत है, सार्क, आसियान इत्यादि का नाम ले सकते हैं। तो कई बार एक सम्मेलन का सदस्य किसी खेल के दूसरे खिलाड़ियों के साथ किसी निर्णय पर भी पहुंच सकता है तथा इस तरह वह अपनी जीत के अवसर को पूर्णतः निश्चित कर लेता है। मतलब यहाँ भाई फिर वही बात आ गई, खेल सिद्धांत में विशेषकर प्रयास यही किया जाता है कोई भी राष्ट्र राज्य हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब जो ये कोलिशन की बात आई है, इसके बारे में इस तरह के सम्मिलन ये जो कोलिशन है, इस तरह के सम्मिलन मार्टिन सुबिक लिखते हैं। मतलब इस तरह के सम्मेलन के बारे में एक विद्वान है मार्टिन सुबिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि खेल के अंदर एक खेल की भांति होते हैं। ध्यान दें, मतलब ये सम्मेलन खेल के अंदर एक खेल की भांति होते हैं। अर्थात जो ये सम्मेलन होते हैं, जो कोलिशन होते हैं, ये एक प्रकार से खेल के बीच में ही, एक खेल के अंदर ही एक खेल होता है। जैसे आप देखेंगे सार्क, आसियान, तो जो ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय संगठन हैं, तो यहाँ हम ये कहेंगे कि खेल के अंदर ही खेल है। तो खेल के अंदर एक खेल की भांति होते हैं ये कौन, ये जो सम्मेलन होते हैं जिसमें खिलाड़ी समझौते को लागू करने के लिए नियमों अर्थात साधनों का नियमों का पालन करते हैं तथा कम लाभ वाले खिलाड़ियों को अधिक लाभ का लालच देकर अलग होने से रोकते हैं। मतलब इस सम्मेलन से अलग होने से वो रोकते हैं। किस लिए रोकते हैं, उनको ज़्यादा लाभ का लालच दिया जाता है कि आप इस सम्मेलन में, इस गठबंधन में, इस क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित ही रहें। तो ये हो गया आपका जो है ये चौथा प्रतिमान। ठीक है बेटा, तो यहाँ नोट कीजिएगा, ये मार्टिन सुबिक ने कहा है सम्मेलन के बारे में। सम्मेलन मतलब कोलिशन, गठबंधन, क्षेत्रीय संगठन, कुछ भी कह सकते हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट में लिखा है
खेल सिद्धांत का निर्माण मतलब जो ये गेम थ्योरी है, क्या जो ये गेम थ्योरी है, खेल सिद्धांत है, इसका जो निर्माण किया गया है, खेल सिद्धांत सी मतलब सिद्धांत, खेल सिद्धांत का निर्माण करने वाले मुख्यतः इन्हीं मॉडल भी कह सकते हैं, इन्हीं मॉडलों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट, फिर से बोल रहा हूँ मैं, खेल सिद्धांत का निर्माण करने वाले जो विभिन्न विद्वान हैं, इसके विभिन्न समर्थक हैं, इन समर्थकों के मैंने नाम पिछले लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 23 पार्ट नंबर 1 में सब कुछ समझा दिया, विद्वानों के नाम भी बता दिए। तो आपने, मुझे विश्वास है, लेक्चर नंबर 23 पार्ट नंबर 1 क्लियर कर लिया होगा। तो जो इसके विद्वान हैं उसके नाम भी आपने नोट कर लिए होंगे, तो यहाँ दोहराने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो खेल सिद्धांत का निर्माण करने वाले मुख्यतः मतलब जिसके समर्थक विद्वान है, जिसके नाम मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए हैं, खेल सिद्धांत का निर्माण करने वाले मुख्यतः इन्हीं मॉडलों, ये जो 4 मॉडल हैं, इन्हीं मॉडलों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करते हैं। मतलब इन 4 मॉडलों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र का विश्लेषण करते हैं। और ये बात सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आपको संघर्षों को समझना है, प्रतिद्वंदिताओं को समझना है, द्वंद्वों को समझना है, तो निश्चित रूप में आप खेल सिद्धांत के आधार पर बहुत कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। ये हो गया आपका खेलों के प्रकार और प्रतिमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जो खेल सिद्धांत है, इसमें खेलों के कितने प्रकार हैं और खेलों के 4 जो मॉडल हैं, वो 4 मॉडल मैंने आपको बता दिए हैं। खेल के 3 प्रकार होते हैं और इसके 4 मॉडल होते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेलों के प्रकार और खेल के जो मॉडल या प्रतिमान है वो अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।